Hi Amia, how are you dear? I'm fine. तो let's start with something that you want to tell. First cut सबसे पहले क्या बताना चाहोगे दोस्त एस्पायरेंट्स को क्योंकि यू आर एट द पिनेकल राइट टॉप पे हो तुम अभी यार. आई वुड लाइक टू से कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है एंड मतलब एकदम अनबिलीवेबल सा लगता है जब वो रिजल्ट स्क्रीन पे देखते हैं कि इतनी अच्छी रैंक आई है, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। एंड ऑफ कोर्स जब पेरेंट्स का रिएक्शन देखते हैं एंड मतलब जब देखते हो पेरेंट्स के फेस पे कितनी खुशी है एंड इतनी मेहनत का जब रिजल्ट मिलता है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग लगती है। एंड अब कॉलेज भी अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, बट वो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि अब हाँ आईआईटी दिल्ली में आ गया हूँ एंड मतलब कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पहुँच पाऊंगा। एंड तो मतलब फीलिंग बहुत अच्छी है एंड सच में मतलब जर्नी मुश्किल होती है, बट एंड का रिजल्ट आई वुड से इज टोटली वर्थ इट। Totally worth it dear, totally worth it. This is something that you are going to cherish for rest of your life. But let's say कि भगवान तुमको इससे भी और बड़ी बड़ी तरक्कियां दे मेरे दोस्त. थैंक्स। श्योरली इट विल श्योरली हैपन. सी हार्ड वर्क तो पे करता है. तो अपन है ना थोड़ी सी बात इसी पे करेंगे दोस्त. बहुत बार क्या होता है ना बच्चों को ऐसा लगता है कि जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए मैं फिट हूं या नहीं कैसे पता करूं. मतलब एक बेसिक सी बात आती है मतलब कभी मतलब डिड यू एवर गॉट दैट थिंग इन योर माइंड कि यार मैं सही रास्ते तो जा रहा हूँ या गड़बड़ है क्योंकि यू आर 100% टाइलर. तो मतलब यार कभी अगर ऐसा लगा तो वहां से ऐसा क्या किया कि अपन मतलब जो बिगेस्ट लीप पॉसिबल जो हो सकती है वो कर दी. मतलब आई थिंक कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि अपने आप को हम्म. अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स अप्स हम्म. एंड डाउन्स आते हैं जब लगता है कि क्या हम इसके लिए नहीं बने या मतलब हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही टफ है, तो उसको उस वे में नहीं लेना चाहिए। मेरी भी जर्नी में मैं शुरू से ऐसा नहीं था कि शुरू से ही मैं टॉपर था या ऐसा कुछ, मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे। बट जब मैंने 10th में अपना स्टार्ट करा था तो ऑफ कोर्स मेरे काफ़ी एवरेज से मार्क्स आते थे एंड रैंक भी मैं बहुत ध्यान नहीं देता था। बट उसके बाद मेरे को रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि जब मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी, तो दिखने लगा कि टेस्ट वगैरह में मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे। तो लग रहा था कि मेहनत करने का रिजल्ट मिल रहा है एंड मैं भी कर सकता हूँ। जो मैंने सोचा था पहले कि वो तो कुछ अलग ही टॉपर बच्चे होते हैं जो हर टेस्ट में अच्छा ले आते हैं, मैं थोड़ी उतना कर पाऊँगा। मैं तो बस स्कूल में ठीक-ठाक कर लेता था, उतना ही था तब तक। बट जब मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी, क्लासेस में ध्यान देना स्टार्ट करा, खुद से पढ़ने लगा, तो फिर रियलाइज़ होता गया कि हाँ, मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, टेस्ट में रैंक बढ़ रही हैं। तो वो खुद से आ जाता है। कभी शुरू करने से पहले नहीं सोच लेना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे लिए नहीं बनी। एक ट्राई दो, पूरी मेहनत करो। ऑफ कोर्स एंड रिजल्ट क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। एग्ज़ाम के दिन तक नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, बट अपना बेस्ट देना मेरे ख्याल से वो होता है। एंड आई थिंक सब में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छा कर पाए। वो केवल हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड वर्क दिया, उस पे डिपेंड करता है आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। बाकी मेंटली सब कैपेबल होते हैं कि एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। मतलब हमारे मेरे जैसे ही बच्चे ही हैं सारे जिन्होंने क्रैक किया एग्जाम, तो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। ये तो ऐसा भी कह सकते हैं यू आर बीइंग वेरी हम्बल कि अगर यार नहीं सच्ची बात है ना दोस्त कुछ तो अलग हुआ होगा ना. कुछ कुछ तो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट रहा होगा ना दोस्त. सीक्रेट इंग्रीडिएंट तो मैं कहूँगा कि थोड़ा मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए। तो डिसिप्लिन तो बहुत बड़ी चीज है यार. शुरू से ही मेरा मतलब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी मैं अपने स्कूल वर्क और बाकी सब चीज़ों में काफ़ी डिसिप्लिन रहा। तो मेरे को लगता है कि जब मैंने जेई प्रेप स्टार्ट करी, उसमें क्योंकि वो मेरी हैबिट्स ऑलरेडी बनी हुई थी, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, मैं पढ़ाई वगैरह पे फोकस कर पाता था। तो आई थिंक वो थोड़ी हैबिट्स जो होती हैं, जो बचपन से होती हैं, वो थोड़ा रोल प्ले कर जाती हैं। बट वो भी अगर आप जेई प्रिपरेशन को अपनी सीरियसली करने लगो, तो उनका इफेक्ट भी नलीफाई हो जाता है आपके हार्ड वर्क से। तो मेरे को लगा कि मैंने क्योंकि वो डिसिप्लिन था मैं और मैं पढ़ाई में भी ठीक-ठाक था, तो मैंने उसका एडवांटेज मैं और अच्छे से उठा पाया। बट ऐसा नहीं है कि कोई जो पढ़ाई में वीक है या जो अभी उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, वो नहीं कर सकता। आई थिंक सबके लिए पॉसिबल है, वो बस एक राइट डायरेक्शन में आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। ओके सो टू बिग टेक अवेज. अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड द टॉक और दो बहुत बड़ी बातें आ गई है दोस्तों. पहला तो ये आ गई है कि पहले से ही अपने दिमाग में मत बिठाओ कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. टेक अ प्लंज. देखो तो सही क्या पता तैरना सीख ही जाओ जल्दी जल्दी. और दूसरा ये है कि डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिना डिसिप्लिन के एक्चुअली इसके ऊपर एक है भी बहुत बड़ी बात है जो लोग कहते हैं कि टैलेंट को भी हरा देता है. अगर डिसिप्लिन हो तो आप एक टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़ सकते हो. ये बात फिक्स है. तो टू बिग थिंग्स जो कि अमय ने बताई है. एंड
राइट नाउ इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता है कि अगर डिसिप्लिन आपको पहुंचा सकता है एंड ही इज सेइंग दैट यस ही वाज डिसिप्लिन्ड एंड ही टुक दैट थिंग, और बाद में देखो भाई 100% इसने फोड़ा है जेईई मेन में। तो हमें अब अपन थोड़ी बातें करें तो अभी अन अकेडमी का चैम्प्स आ रहा है एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट इन लास्ट ईयर राइट? तो यस सर। क्या कैसा था, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताओ दोस्त, मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब कुछ तो टर्निंग पॉइंट आया होगा ना, कुछ तो वो इंटरेक्शन जो होता है, वो सारा जो एक सिनेरियो सेटअप होता है, कैसा था? आई थिंक मेरे को तो काफ़ी बेनिफिट हुआ था चैम्प्स के थ्रू, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को अनअकैडमी के बारे में आइडिया तो था, बट मैंने कभी उसको पूरा प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सपीरियंस नहीं करा था उतने अच्छे से। ओके। तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं अपने मतलब पूरा कोई मेरे को बस जो मैं इतने टाइम से करते आ रहा हूँ पढ़ाई, उसी के थ्रू एक टेस्ट देके मेरे को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकता है एंड मेरे डाउट्स वगैरह के लिए भी मतलब इतने टॉप एजुकेटर से मैं अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा था कि मॉक टेस्ट तो देने ही होते हैं एंड पढ़ाई कर रहा हूँ तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, मतलब क्योंकि देने में क्या जाता है उस सेंस से मैंने लिया था कि अगर मैं तो अपना बेस्ट दूंगा, हो गया तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वो मैंने टेस्ट दिया था एंड उसमें मेरी जो टॉप 100 बच्चे को ईयर सिलेक्ट कर रहे थे, तो उसमें मेरे टॉप 100 में मतलब टॉप 5 में रैंक आ गई थी। तो मैं बहुत खुश हुआ था। एक तो फर्स्ट थिंग होती है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो जब आपकी रैंक वो टॉप 100 या टॉप 10 में आती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हो जाता है कि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स के अमंग आपकी रैंक इतनी अच्छी आई। एक तो वो बेनिफिट टेस्ट का होता ही है। उसके अलावा चैम्प्स प्रोग्राम का मैं कहूँगा कि वो जो मेरे ख्याल से जो एक एक्स्ट्रा टच मेरे को अपनी प्रिपरेशन में चाहिए था एंड जो मतलब एक वो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक टाइप का होता है कि मतलब प्रिपरेशन चल रही थी, बट एक जो और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए थी वो मेरे को लगता है एक जो चैम्प्स। बूस्ट या एक पुश हाँ, कुछ। काफ़ी मेरे को लगा कि डाउट्स वगैरह मेरे को काफ़ी पेंडिंग रह जाते थे, वो मैं क्लियर कर पा रहा था एंड मतलब एडवांस के लिए स्पेशली कि काफ़ी एजुकेटर्स के काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ थे। तो मेरे को जब मेरा मेंस तो अच्छा चला गया था, बट मेंस एडवांस के बीच में जो गैप था एंड मेंस क्योंकि इस बार इतने सारे हुए, तो सब मेंस के बीच में भी मैं एडवांस का थोड़ा-थोड़ा पढ़ रहा था। तो उस टाइम में मेरे को लगा कि मटेरियल वगैरह मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, तो वो टीचर्स के कोर्सेज़ वगैरह से मेरा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो पाया एंड काफ़ी मैंने एक्स्ट्रा और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाया। एंड वो जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है क्लास में एंड टेस्ट में, उससे मेरे को लगा कि काफ़ी हेल्प हुई। जब मैं देखता था और बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, तो मेरे को लगता था कि नहीं मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है मेरे को किसी टॉपिक में, तो मैं उस हाँ, टॉपिक वो जो लीडर बोर्ड आता है और वहां पे अपन थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं तो लगता है ना ऐसा। तो लगता है कि और बच्चे कर पा रहे हैं, उन्होंने भी सेम ही हाँ। चीज़ पढ़ी है, तो मतलब हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो वो मैं उस पार्ट को रिवाइज कर लेता था। तो वरना क्या होता है अगर आपको पता ना चले कि दूसरे कैसा कर रहे हैं, तो आपको लगता है आप तो बेस्ट कर ही रहे हो। हाँ, मैं तो मेरा बेस्ट दे रहा हूँ। हाँ, तो वो आपको पता नहीं चलता कि आपसे भी ऊपर लोग हैं, तो उन्हें आप उनसे ही आपको कम्पीट करना है, क्योंकि इतना ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो हर कोने से लोग आते हैं। तो वो आई थिंक काफ़ी बेनिफिट होता है ओवरऑल मतलब चैम्प्स प्लेटफॉर्म का, क्योंकि चैम्प्स में बच्चे भी टॉप स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हुए थे। तो जब उनके अगेंस्ट कम्पीट करते हो तो और आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तब आपको और आइडिया लगता है कि आप इन्हीं जैसे बच्चों के साथ अगर कम्पीट करके रैंक लाना चाहते हो, तो आपको उनसे मतलब एक्चुअल एग्जाम से पहले ही आप एक थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी है ना कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली दीज ऑल आर फॉर यू। जैसे एक बच्ची ने पूछा है, रिया ने, सेल्फ स्टडी एनफ फॉर जेई? तो आई थिंक यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस। बताओ दोस्त, क्या कहोगे, कितनी सेल्फ स्टडी करके कहाँ तक पहुंचा जा सकता है? डू यू नीड मेंटर? सीधी सीधी बात यही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। आई थिंक मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है, क्योंकि कंटेंट सारा मतलब बुक्स में अवेलेबल है, आप पढ़ सको तो पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाना चाहिए। बट आई थिंक बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि जब क्लासेस में वो कंटेंट को कराया जाता है तो वो टीचर एक्सप्लेन करता है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं एंड वो जो आपको बुक को पढ़ने में एक चैप्टर को 10 घंटे लग रहे हैं, वो शायद उसे 5 घंटे में ही समराइज वे में एंड पूरे प्रॉब्लम्स के साथ And that is a big thing. That is a big thing. Time is most precious here. तो आपको मतलब बुक से पढ़ रहे हो तो आपको काफी डाउट्स भी आएंगे, क्योंकि ऑफन बुक्स की लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको समझ नहीं आता। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको उससे कम टाइम में उससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल रही है एंड आपके डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो काफी बेनिफिशियल वो होगा, क्योंकि आप तो अपना टाइम बुक वगैरह में लगा रहे हो, बट आपको जिन लोगों से कम्पीट करना है वो आपसे कम टाइम में वो चैप्टर कवर करके और एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं। Valid point. आपका भले ही कंप्लीट हो जाए, बट आपका कंपटीशन आपसे बहुत आगे निकल चुका होगा। तो आई It's a थिंक very valid point. It's a very very valid point because ये रेस है. It's a race.
तो अगर कोई आगे निकल गया है तो फिर आपसे अपना 100% देते हो, आप तो पीछे हो। वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल यार। एक और देखिए क्वेश्चन, एक और दिख रहा है, चांदनी बच्ची ने पूछा है, हाउ टू बैलेंस ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो भाई 100% टाइलर ही बताएगा ऑल 3 सब्जेक्ट्स में क्या क्या कमाल। आई थिंक मतलब किसी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्सनली पसंद नहीं आते कुछ लोगों कौन को। सा था? मेरे लिए तो मोस्टली केमिस्ट्री ही था। तो बहुत मजा नहीं आता था, या मतलब केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत थोड़ा मतलब बोरिंग होते हैं, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होते बस। तो वो भी बता दे दोस्त, कौन से वाले पार्ट में? आई थिंक मेंस में स्पेशली जो चैप्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल, हाँ हाँ, लास्ट वाले। ये सब। हाँ, तो ये सब मतलब एडवांस में अब शायद आई थिंक हमारे टाइम तो नहीं आते थे, अब पता नहीं मेरे को आएंगे कि नहीं, बट मेंस में तो आते थे एंड हर पेपर में एक आध क्वेश्चन तो उनसे आ ही जाता है। हाँ। मेंस में तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आता है तो टिक करो। तो मेरे को लगता था कि अब उनमें मार्क्स लूज करने का तो पॉइंट नहीं, क्योंकि उनको करने में भी 5 सेकंड लगेंगे, मार्क्स भी वो मैथ्स के क्वेश्चन जितना दे रहा है मेरे को, जिसमें मेरे को 5-6 मिनट लग जाए। तो इसलिए उनको करता तो था ही, बट वो ऑफ कोर्स क्योंकि उनमें लॉजिक नहीं है, बस आपको मेमोराइज करनी है चीजें, तो आपको वो मेरे को उतना पसंद नहीं था। बट अगेन वो तो आपको समझना है कि आपको करना ही पड़ेगा। आपको मतलब ठीक है, आप उसको उतना टाइम मत डिवोट करो, बट हर सब्जेक्ट को मैं कहूँगा इक्वल टाइम दो। एंड ये सब जो थोड़े टॉपिक्स आपको नहीं पसंद आ रहे हैं उसको ऐसा मत करो कि पूरे एंड तक छोड़ दिया, बीच बीच में पढ़ते रहो। थोड़ा जबरदस्ती करोगे तभी वो होता है, क्योंकि जैसे मेरे को फिजिक्स पसंद थी तो मेरा मन करता था कि आप फिजिक्स ही करते रहो, बट वो बाद में रियलाइज हुआ कि मतलब और सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर अब केमिस्ट्री को जैसे मैंने थोड़ा कम टाइम दिया था, एंड में मेरे एडवांस में भी केमिस्ट्री में ही थोड़े मार्क्स भी कम रह गए, तो मेरे को लगता था कि केमिस्ट्री में शायद और ध्यान दे लिया होता। बट वो होता है कि इंटरेस्ट नहीं होता, और वो बट अपना बेस्ट देना है, जितना आप टाइम डिवोट कर पाओ उतना देना चाहिए कि सबको इक्वली दे पाओ। ऑफ कोर्स थोड़ा आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं उनको मन करता है कि ज्यादा कर लो, बट आई वुड से वीक टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स से आपसे हो ही जाएंगे, बट वीक टॉपिक्स में ही आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो उसको ज्यादा टाइम दे। एंड मतलब जो चैप्टर जैसे चलता जा रहा है उसको पूरा करते जाएं, ऐसा फोकस मत कीजिए कि इस चैप्टर को अभी खत्म करना है, या ये आज पूरा दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं तो ट्राई करता था रोज सारे सब्जेक्ट थोड़ा टच कर लूँ, क्योंकि एग्जाम में भी 3 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो अगर आपको हैबिट है एक ही सब्जेक्ट लॉन्ग आवर्स करने की, तो हो सकता है एक साथ सब करने में मे भी प्रॉब्लम हो जाए। तो आई थिंक सो बैलेंस। मोस्टली मतलब क्या रहता था स्केड्यूल, कितने घंटे? जैसे मेरे से बच्चे पूछते हैं, सर 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना चाहिए कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चाहिए? कितने घंटे दोस्त? मतलब सारे सब्जेक्ट करने हैं, कुछ कुछ तो पढ़ना है। तो एक मतलब नॉर्मल एक जेई एस्पायरेंट जो कि एक सपना ले रहा है, चलो 100% ना सोचे, क्योंकि सबके बस की भी नहीं होती यार, सच्ची बात है। तो मान के चलते कि लेट्स से एम है 99% पे पहुंचने का, तो ऑन एन एवरेज कैसा शेड्यूल रहना चाहिए? मतलब एक जनरल प्लान, एक जनरल, टोटली जनरल। आई थिंक मतलब अब थोड़ा पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है कि मेरे को एक टॉपिक करने में अगर 10 घंटे लग रहे हैं, हो सकता है किसी और का वो 5 घंटे में हो जाए, किसी का 15 घंटे में हो जाए। तो खुद की कैपेसिटी भी समझनी चाहिए। बट ऑन एवरेज जो नंबर पर्सनली मैं करता था कि 10 to 12 आवर्स पर डे कर लूँ, एंड दिस इज इंक्लूडिंग अगर कोई क्लास वगैरह हो रही है मेरी। ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी को इतना टाइम देना है, क्लासेस भी इंपॉर्टेंट है, बट क्लास से ज्यादा आई थिंक सेल्फ स्टडी। क्लास के बाद जो आपने हुआ उसको रिवाइज करना, पीवाईक्यूज करना, क्वेश्चंस करना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मतलब ऐसे जैसे अपनी फिजिक्स की क्लास हो गई, वो भी काउंट हो गया उसके अंदर, और उसके हाँ, बाद में जो डिवोट किया, मतलब टोटली हो गया कि अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस भी हो गई और सेल्फ स्टडी भी हो गई। पढ़ाई भी होगी। हाँ, एंड मतलब ये ट्राई किया कि जो टॉपिक मेरा मेन फोकस है कि आज फिजिक्स का चैप्टर करना है, तो मैक्सिमम टाइम में उसको दूं। बट उसके अलावा जो मेरा मैथ्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक साथ में चल रहा है जो लास्ट पढ़ा था, उसको मैं भी 2 आवर्स मैथ्स को, 2 आवर्स केमिस्ट्री को दे दिया, 1.5 आवर दे दिया। तो ऐसा ना हो कि पूरे दिन मैं फिजिक्स ही पढ़ता रह गया, थोड़ा थोड़ा टाइम दूसरे टॉपिक्स को भी दे दिया। या फिर मतलब जैसे एंड ऑफ प्रिपरेशन के टाइम एक मॉक टेस्ट दे दिया ऑल्टरनेट डे, या कुछ इस पे टाइम एक और। क्वेश्चन और है दोस्त, एंड ऑफ द प्रिपरेशन पे जैसे अभी एक बच्चे का आ रहा है, तो एंड ऑफ द प्रिपरेशन पे पीवाईक्यूज जब सोल्व करते हैं, एक बच्चे का देख दिख रहा होगा, गेमिंग हब ने पूछा रोल ऑफ पीवाईक्यूज इन मेन। तो अभी तो भाई जेई मेन 2019 20 21 में तो इतने सवाल आ गए हैं जेई मेन में। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, मतलब डिड इट हेल्प यू, मतलब डिड यू ट्राई पीवाईक्यूज, कैसा रहा, क्या था, व्हाट वाज योर टेक ऑन दैट? आई थिंक पीवाईक्यूज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि आपने एक बार अपने चैप्टर्स थोड़ी पढ़ ली बुक से एंड क्लासेस वगैरह कर ली, बट उसके बाद एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही करने हैं, एंड बेस्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चंस तो वही है जो एक्चुअल में आ चुके हैं। तो मेरे को पर्सनली लगा था कि मेंस के
इवन इन एडवांस जो पीवाईक्यूज करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपसे एक्चुअल जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हो रहे हैं, तो लगता है कि हाँ मतलब हम एग्जाम में भी कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स पता चल जाता है कि जो एजेंसी है एनटीए वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाली है, क्योंकि मतलब अपन एक तरीके से अपन अपने दुश्मन को पहले से थोड़ा भांप लेते हैं कि सामने क्या मिलने वाला है ऑन द डे ऑफ द वॉर। मतलब यस, कंटिन्यू किया। काफी ट्रेंड बन जाता है। और ऊपर से हमारे टाइम जैसे 4 अटेम्प्ट्स हुए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा, बट सेकंड थर्ड डर अटेम्प्ट लगा था। हाँ मतलब आपको नर्वसनेस तो होती है, बट आगे अटेम्प्ट्स में फिर वो नॉर्मल लगने लगता है कि हाँ पैटर्न भी पता है कि अब वो हर शिफ्ट में थोड़ा वेरिएशंस होती हैं, बट एक जनरल पैटर्न सेट रहता था कि मैथ्स थोड़ी लेंदी आ रही थी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी इजियर आती थी, किसी पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे होता था, बट एक बेसिक ट्रेंड पता था। एंड मतलब ये भी पीवाईक्यूज का एनालाइज करने से पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, कौन सा टॉपिक आपको, अगर आपके पास टाइम कम है एंड टॉपिक ज्यादा बचे हैं तो आप किनको प्रायोरिटी देके कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स आप ग्रास्प कर पाओ अगर आपके लिमिटेड टाइम बचा है। तो अगर वो दोस्त इस पे कोई एनालिसिस है अभी राइट नाउ हैंडी है, अभी कुछ ध्यान आ रहे हो टॉपिक्स तो बच्चों को बताना दोस्त। अगर कोई टॉपिक ध्यान हो कि जो दैट यू माइट हैव एनालाइज्ड कि ये टॉपिक तेरे को लगाओ कि यार ये मैंने तो थोड़ा पहले करा तो बढ़िया रहा। आई वुड से कि अगर एग्जैक्ट तो डेटा मतलब नेट पे अवेलेबल होगा, बट मैं अपने अगर रफ आइडिया से बताऊं तो जैसे फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपका मैकेनिक्स काफी लोगों का स्ट्रांग होता है क्योंकि शुरू में करते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैकेनिक्स का ओवरऑल वेटेज काफी होता है। एंड रोटेशनल मोशन जनरली लोगों को डर लगता है, बट रोटेशन से अगर मेंस में देखें तो क्वेश्चन कम आते हैं एंड आते हैं तो मोस्टली वो बहुत बेसिक ही होते हैं। बेसिक होता है। सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए उन टॉपिक्स को कि मुश्किल होते हैं उनमें से। अच्छा, मतलब वो हाथी के दांत हैं, डराने के दिखाने के हैं। उनके ओके, चैप्टर में आप घुस जाओ तो एंडलेस है, बट पेपर में वो लिमिटेड चीजें ही आती हैं। तो आई दैट्स अ वुड वेरी से वैलिड पॉइंट यार, दैट्स अ रियली गुड इनपुट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ रोटेशन जो है वो जेई एस्पायरेंट्स को घुमा के रखता है, चक्कर आते रहते हैं उनको। क्योंकि मतलब इस बार भी मैं कहूँ तो मेंस में तो रोटेशन से इजी क्वेश्चंस ही आए थे, एंड इसके अलावा आई वुड से एडवांस में भी जो रोटेशन के क्वेश्चन आए थे वो सब कोई डिफिकल्ट नहीं थे एंड प्रीवियस ईयर से बेस्ड ही आए थे। इनफैक्ट एक 2016 का बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसी से उसका एक इजियर वर्जन करके ही आ गया था। तो ये भी बताता है कि एडवांस एंड मेंस में भी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो जाते हैं। मतलब कि मैंने इस बार देखा था 21 के मेंस में भी कुछ एडवांस के इजी क्वेश्चंस रिपीट हो गए, एंड इस टाइप से भी बताता है कि पीवाईक्यूज मतलब कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड भाई टॉपिक्स की बात करूँ तो अगेन मैथ्स में अगर मैं बताऊँ तो कोनिक सेक्शंस होता है, उसमें मतलब मेंस लेवल पे पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए ट्रैक करना, वो सब फिर मेंस में उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर थोड़ा पीएनसी प्रोबेबिलिटी लिंक चैप्टर है तो पीएनसी थोड़ा टाइम लगता है लोगों को, वो कर लिया तो प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है। एंड ये सब टॉपिक्स हैं जो मैं कहूँगा कि कनेक्टेड टॉपिक्स को करना इजी रहता है, क्योंकि आपका एक टॉपिक स्ट्रांग हो गया तो आगे के 2-3 टॉपिक भी फिर वो उतना मुश्किल नहीं होते एंड वो एक चंक बना लेता है जिसका वेटेज भी अच्छा होता है। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आपकी अगर स्ट्रांग है तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक ही स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक का एक ही चैप्टर स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरा 1/3 पेपर लेती है। अगर आपके शुरू के टॉपिक स्ट्रांग है जीओसी हाइड्रोकार्बन, तो आपकी 12th की ऑर्गेनिक भी काफी स्मूथली जाएगी क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर आप इसे जो बिग चंक वाले चैप्टर होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, जैसे पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैकेनिक्स हो गया, अगर आप उनको स्ट्रांग कर ले तो वो पूरा चंक ही आपका एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो उससे काफी बेनिफिट होता है कि आप इंडिविजुअल जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो एकदम स्टैंड अलोन है, जैसे वेव्स था, वेव्स मेरे को पर्सनली पसंद नहीं था एंड अगेन उसमें मतलब क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते बट वो कनेक्टेड भी ज्यादा नहीं था। तो उसको पढ़ने से बेटर अगर मेरे पास टाइम कम होता तो मैं थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टाइप के चंक को पकड़ लेता कि इसके फॉर्मूलाज और बेसिक्स पढ़ लेता, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे, थोड़ा क्लियर भी है एंड वो एक टॉपिक पढ़ने से मेरे के काफी टॉपिक्स कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में स्टैंड अलोन पढ़ रहा हूँ। तो अगर प्रायोरिटी देनी है तो आई वुड से कि जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑफ कोर्स टाइम आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि ज्यादा टॉपिक्स होंगे वो, बट उनकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है मेरे को लगता है। आई होप कि तुम बच्चे लोग ये सब लिख रहे हो जो ये बता रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा प्रो इनसाइट्स हैं दोस्तों, प्रो इनसाइट्स बता रहा हूँ मैं, सब प्रो इनसाइट्स हैं सही में। मतलब ये ऐसी चीजें बता रहा है हमें अभी जो ऐसे 10-15 साल के जो वेटरन होते हैं ना, जो बच्चों को ट्रेन कर करके बने हुए होते हैं ना कि हाँ भी मैंने तो ये निकाले हुए, उन फैकल्टीज से सुनने को मिलती है चीजें। अब यार अमिया एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बच्चे का दिख रहा है मेरे को कि कॉन्सेप्ट समझ में आता है पर क्वेश्चंस नहीं होते, समथिंग इज मिसिंग हियर फॉर श्योर। क्या हो सकता है दोस्त? बच्चा बोल रहे कॉन्सेप्ट समझ में आता है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बन रहे। एक यहाँ पे एक बच्चे का दिखा था मेरे को, अभी एक कमेंट था।
आई थिंक वो क्या होता है कि हम जब क्लास में बैठे होते हैं तो हमें लगता है कि टीचर समझा रहा है, तो हाँ बहुत ईज़ी है, सब समझ आ रहा है। उस टाइम हमें लगता है कि हाँ, हमने सब समझ लिया। बट वो क्या होता है, फिर हम बाद में क्वेश्चंस करते हैं तो हमसे होते नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि तो क्लास में आने से पहले थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेना चाहिए टॉपिक के बारे में, कि अच्छा आज मैथ्स में कोनिक्स की क्लास है, तो कोनिक्स को एक बार गो थ्रू कर लो, या एनसीईआरटी से या जो भी बेसिक मटेरियल थोड़ा गो थ्रू कर लो कि अच्छा ये कर्व्स होते हैं, इनकी ये फॉर्मूला है, बस याद नहीं करना, बस एक बार रीड कर लिया। तो इससे पता होता है क्लास में होने क्या वाला है, एकदम नया नहीं लगता। फिर क्लास में लगता है तो रिलेट कर पाता है कि अच्छा ये तो इस पार्ट में था, अच्छा ये सर करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। एंड क्लास के तुरंत बाद नोट्स को या तो दोबारा लिखें या दोबारा रीड तो एटलीस्ट करना चाहिए कि अच्छा ये कराया, और डेरिवेशंस को दोबारा करें। फिर उसके बाद जो भी आपकी मॉड्यूल है, जो भी क्वेश्चन सेट आपको टीचर ने दिया है, उसको आप उसके इलस्ट्रेशंस वगैरह प्रैक्टिस करें, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करें। तो उससे फिर आपको समझ आता है कि शुरू में क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि नया है, बट वो सॉल्व्ड एग्जांपल ही इसलिए होते हैं कि जो टीचर आपको क्वेश्चन इसलिए कराते हैं कि आपको क्वेश्चन करना समझ आता है। आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बिना पढ़े आपसे हो जाए। आप एक बार देख लो कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, तो अपनी गलती करने से नहीं हो फर्क पड़ेगा, बट एग्जाम में ना गलती हो जाए। इस यही पर्पस होता है टीचर के क्वेश्चंस कराने का, एंड जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह होते हैं। तो आई वुड से कि क्लास में जब कंसेप्ट समझ आ गया उसको दोबारा रिवाइज करें, डेरिवेशंस को करें, एंड जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स और जो भी सॉल्व क्वेश्चंस कुछ मिले उनको एक बार रीड करें कि अच्छा इन प्रॉब्लम्स को ऐसे अप्रोच करना है। फिर पूरा क्वेश्चन सेट उठा लें और उनको प्रैक्टिस करते जाएं। कहीं भी डाउट हो दोबारा लेक्चर पे जाएं या सोल्यूशन को रीड करें कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। बट उसमें बस ये इंश्योर कर ले कि ऐसा क्वेश्चन मेरे को अब समझ आ गया है, अब दोबारा ऐसा क्वेश्चन दिखे तब मेरे से गलती ना हो जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ठीक है, आपके लिए नया था, आपने सीख लिया, बट उसके बाद एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाओ। तो इसलिए अभी गलती करना चलता है कि अभी नहीं समझ आ रहा है, क्वेश्चन नहीं लग रहे, उसको आप एक बार पढ़ो कि कैसे करना है, दोबारा ट्राई करो, या तो अगले दिन ट्राई कर लो, थोड़ी देर बाद कर लो, तुरंत मत करो, वरना मेमोरी में एकदम रह जाता है कि अच्छा ऐसे करना है। थोड़ी देर बाद ट्राई करो कि अच्छा ऐसे पढ़ा था, ऐसे करना है। तो 2-3 बार जब सेम टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए क्वेश्चंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी करने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस को एकदम मतलब वी हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वी हैव टू रिवाइज द नोट्स, और वो भी बहुत प्रॉम्प्टली, है ना। अभी दोस्त, यू माइट हैव हर्ड अबाउट जो अनअकैडमी सुपर 20 एक जो प्लान कर रहा है, जहाँ पे बच्चों को पिक करा जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, उनको एक पूरा ट्रेन किया जाएगा, बूट कैंप है एक। तो आइडिया है थोड़ा सा उसके बारे में, मतलब कैसा लग रहा है वो आइडिया? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? आर यू अवेयर अबाउट दैट बहुत थिंग? आइडिया नहीं है, बट थोड़ा बहुत सुना है मेरे को तो काफी मतलब अच्छा आइडिया लग रहा है कि आई थिंक अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म भी स्टूडेंट्स के लिए इतना सब करते रहता है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को भी टाइम है दिखाने का कि हम भी कितना कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कितना वो कर सकते हैं। आई थिंक मतलब ऑफ कोर्स जो भी प्लान्स आते रहते हैं वो सब आई थिंक बहुत बेनिफिशियल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बस स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, उन सब का बेनिफिट उठाना है, क्योंकि वो तो आप लोग तो करते ही रहेंगे, बट बच्चों के लिए तो वो 1-2 साल ही है प्रिपरेशन के। हाँ, यस। उनके लिए वो मौका दोबारा नहीं आएगा, तो उनको दिख रहा है कि अगर एक मौका उनके सामने है तो उन्हें उसको बेस्ट अपने यूटिलाइज करना चाहिए उसके लिए। तो आई थिंक वो, एंड ये सब जो जैसे हमने कहा कि जो लोग वो कर चुके हैं वही बेस्ट नॉलेज दे पाते हैं कि आप ये कैसे तो कर सकते हो। सी एक्चुअली ये वही बात है ना कि अगर मैं किसी से एक्सपीरियंस पूछूंगा तो जो कर चुका है वही बता पाएगा ना। सी एक्चुअली आई हैव वर्कड इन इसरो, अब कोई मुझसे पूछेगा तो आई नो हाउ थिंग्स हैपन देयर, एज सिंपल एज दैट। सो यू हैव दैट फीलिंग, उस दिन आई होगी ना, फीलिंग आई होगी 100 परसेंटाइल जब देखा होगा। और वो फीलिंग या तो आप एक्सपीरियंस कर लो, सुनने से तो आप ये जान सकते हो कि क्या होता है, लेकिन वो जो एड्रेनालिन रश जिस उस दिन हुआ होगा, यार वो मोमेंट थोड़ा सा तो बताना यार, कैसा लगा था? आई थिंक उस दिन क्या हुआ था कि मेंस का इस बार रिजल्ट, क्योंकि बहुत वैसे मतलब एंट्री कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताती रिजल्ट का, तो बस होता है कि वो बोल देंगे कि एग्जाम हो गया, उसका ट्रेंड है कि विद इन 10 डेज के अराउंड वो निकाल देते हैं। उससे पहले आंसर की आती है, आंसर की के विद इन सम आवर्स फाइनल आंसर की के रिजल्ट आता है। तो उस दिन हम पता एक्सपेक्टेड था, न्यूज में आ रहा था कि आज रिजल्ट आएगा, बट कोई श्योरिटी नहीं थी। तो पूरा दिन खोल के सब चेक कर रहे हैं, एंड मतलब आंसर की मैं देख चुका था तो मेरे को पता था कि मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल बन रहे हैं, बट तब भी वो रहता है कि और भी बच्चों के होंगे, इतने सारे शिफ्ट्स। तो एंड मैंने आंसर की दोबारा चेक नहीं की इस डर में कि कुछ गलत ना निकला है। तो मैंने कहा रिजल्ट का वेट करते हैं, अभी कुछ ज्यादा मतलब बोलने की जरूरत नहीं किसी को, शांत रहो, अपना रिजल्ट का वेट करो। तो अराउंड 12-1 तक मैं जगा था, बट रिजल्ट आया नहीं, तो मेरे को लगा अब कोई फायदा नहीं मतलब और लेट जगने का, रिजल्ट आना होगा तो कल आ जाएगा, इतनी लेट पता नहीं।
तो मैं सो गया। उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मम्मी ने उठाया कि मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि केवल टॉपर्स लिस्ट निकली थी, जो फाइनल वो था कि जो जिनको एआईआर 1 आई थी मेंस में, मतलब 100% आई वालों की, उनकी लिस्ट आई थी, अभी पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। तो मम्मी ने, मैं बहुत नींद में था, ऑफ कोर्स लेट सोया था, एंड इतनी जल्दी मम्मी ने उठा दिया। मम्मी भी खुद, उनकी आँख खुली थी, तो उन्हें फ़ोन पे चेक किया था, तो उन्हें दिखा था कि वो न्यूज़ में आया हुआ है, तो उन्होंने बताया। तो उस टाइम मैं तो बहुत नींद में था, मैंने कहा अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, पता था, हाँ, फुल आएँगे, और मैं सो गया। उस टाइम अगली सुबह जब आया तो ऑफ कोर्स मतलब पेरेंट्स खुश थे, मैं खुश था, एंड रिलेटिव्स के भी, नानी, उन सब, नानी का फ़ोन आया है, कि मामा वगैरह का फ़ोन आया था कि कांग्रेचुलेट करने के लिए, और भी मतलब फ्रेंड्स। मतलब वो जो फीलिंग थी ना, उसको सेटल इन होने में टाइम लगा होगा कि भाई मैं सेलिब्रिटी हो गया हूँ। मतलब वो कई दिन तक चलता रहता है, लाइक मतलब और फ्रेंड्स भी, या मतलब पेरेंट्स के फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटिव्स वगैरह, और में कभी नाम दिखता था तो वो सेंड करते थे कि हमें नाम दिखा, एंड वो सब मतलब कई दिन तक वो चलता रहता है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं से पता चलता है। तो आई थिंक वो ऑफ कोर्स मतलब वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि कभी आप एग्जाम देते हो एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतना अच्छा चले जाएगा, वो आप अपना बेस्ट देते हो। और मेरे को एग्जाम देने से पहले लगा था कि ठीक है, जैसा होगा देख लेंगे, 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, आई वाज सैटिस्फाइड, तो मैंने कहा ठीक है, जैसा होगा देख लेंगे। बट वो जब हुआ तब ऑफ कोर्स मतलब लग रहा था कि पेपर अच्छा गया है, बट ऑफ कोर्स एक आध सिली मिस्टेक तो हो ही जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में भी कभी ऐसा नहीं होता था कि एकदम ही पूरा सही हो जाए, इधर उधर हो जाती थी, तो अनएक्सपेक्टेड था। बट जब आंसर की चेक करी तब लगा कि नहीं सही में, एंड जब ऑफ कोर्स फाइनल रिजल्ट देखा तब तो एकदम अनबिलीवेबल सा लग रहा था कि तब मतलब तो 3-4 घंटे तक गूज़बम्स ही नहीं बैठे होंगे, जब होशो हवास में देखा होगा। भाई नींद में देख के तो तू सो गया। ओके, सो गाइस, ये अपने साथ था अमेया, और अमेजिंग फीट अमेया, बहुत बढ़िया। अपने फ्यूचर एंडेवर्स जो भी तेरे हैं दोस्त, सब सच हो। ऑल दी बेस्ट डियर। दोस्तों फिर से बता दूं, अमेया ने जो अनअकैडमी चैंप है लास्ट ईयर, उसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड ही गॉट सम अमेजिंग इनपुट, और उससे इसको बहुत फायदा हुआ। तुम बच्चे लोग भी उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन यूज द कोड निम्बस टू एनरोल फॉर दैट। एंड जो बूट कैंप की बात हो रही है, जो सुपर 20 की बात हो रही है, वहां पे कुछ ऐसी ही और बातें होनी है, और वो सब इन पर्सन होनी है, यानी तुमको बिठा के समझाया जाएगा, तुम्हारी बातें, तुमसे बातें करी जाएगी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजोल्व करने की भी कोशिश की जाएगी। सब टॉप एजुकेटर्स और ऐसे परफॉर्मर्स होंगे जिनका जो रियल एक्सपीरियंस है वो तुमको एड्रेनालिन रश दे देगा। उसका भी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए भी एनरोल करो, यूज द कोड निम्बस एंड फोड़ो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू अमेया, ऑल द बेस्ट डियर फॉर योर फ्यूचर। ओके दोस्तों, जय हिंद। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बिल्कुल दोस्त।